कभी कभी हम रिश्ते की मर्यादा भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो हमारा रिश्ते में लगने वाला क्या है। हम भूल जाते हैं कि अगला इंसान हमारा भाई है, बहन है। यानी कि आजकल रिश्तों को ऐसे शर्मसार किया जा रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक भाई जो होता है अपनी बहन के साथ कुछ ऐसा करता है कि बहन उसके साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और एक बहन अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जब ये सारी बात घर वालों को पता चलती है तो घर वालों को गुस्सा जो होता है सातवें आसमान पर होता है, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चलती है और जब पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले आने के बाद सच्चाई का उजागर करते हैं, तो सब शोक में रह जाते हैं, सब हैरान रह जाते हैं जानकर कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। क्या होता है यहाँ पर, क्या नहीं होता है, जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला लगता है नागपुर, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम अंजू होता है। अंजू की उम्र जो होती है लगभग 20 से 21 साल होती है। यानी कि उसने अभी इंटर की पढ़ाई की है और ग्रेजुएशन में वो एडमिशन लेने वाली थी, लेकिन जो इंटर की पढ़ाई करने के बाद छुट्टियां पड़ती हैं वो काट रही थी। अंजू के परिवार में उसका भाई, माँ और बाप होते हैं। यानी कि भाई जो होता है वो एक किराए की दुकान लेकर उसमें कपड़े लत्ते का काम करता है, यानी कि गारमेंट्स का काम करता है। इधर इसके पिता जो होते हैं वो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, यानी कि बिजली का काम करते हैं। इधर अंजू की माँ जो होती है वो गृहिणी होती है। यानी कि चारों जो होते हैं अपने ही परिवार में बेहद खुश होते हैं। ये चारों जो होते हैं एक दूसरे के साथ इतना खुश रहते हैं कि एक भी बात एक दूसरे से नहीं छुपाते हैं। हर बात अपने माँ बाप के सामने, अपने भाई बहन के सामने, यानी कि सारे लोग जो होते हैं एक दूसरे से अपनी बातें जो होती हैं शेयर कर लेते हैं। समय जो होता है ऐसे गुजरता है, तभी एक दिन इनके घर पर एक शादी का कार्ड आता है। और शादी का कार्ड जब आता है तो अंजू जो होती है उछल उछल कर कूदती रहती है और कहती है कि शादी का कार्ड आ गया और मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी वो शायद आ चुका है। माँ बाप जो होते हैं जब शादी का कार्ड देखते हैं उन्हें पहले ही पता होता है कि उनकी यहाँ पर शादी का कार्ड आने वाला है और शादी किसकी है। यानी कि अंजू की बुआ की लड़की की शादी होती है। अंजू की बुआ के 3 बच्चे होते हैं, एक लड़की होती है और 2 लड़के होते हैं। इधर जब अंजू की बुआ की लड़की की शादी होती है तो अंजू जो होती है वो कहती है कि मैं भी जाऊंगी, लेकिन अंजू की माँ जो होती है वो कहने लगती है कि अगर तुम भी जाओगी, मैं भी जाऊंगी, तुम्हारे पापा भी जाएंगे, तुम्हारा भाई भी जाएगा, तो घर पर कौन रहेगा? हमें घर पर भी तो देखना है ना। हम घर को किसके भरोसे छोड़कर जा सकते हैं? हम ऐसे ही तो नहीं जा सकते हैं, किसी एक न एक को तो यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। लेकिन अंजू जो होती है वो कहने लगती है कि माँ मैं जाना चाहती हूँ, मेरी छुट्टियाँ चल रही है। लेकिन अंजू की जो माँ होती है वो कहती है कि छुट्टियाँ चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी घूमती फिरो या फिर तुम अपनी बुआ के यहाँ पर जाकर कुछ दिन पहले चली जाओ और कुछ दिन बाद आओ, ऐसा नहीं चलेगा। अब अंजू के पास अंजू की बुआ की लड़की का फ़ोन आता है। जब अंजू के पास अंजू की बुआ की लड़की का फ़ोन आता है तो वो कहती है कि परिवार में से कोई आए या फिर ना आए, लेकिन तू ज़रूर आएगी। मुझे तेरे से मिलने का बहुत मन कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि तू मेरी शादी में ज़रूर आए। क्योंकि अंजू की बुआ की लड़की होती है, कहीं ना कहीं वो बेस्ट फ्रेंड भी होती हैं। वे दोनों जो होती हैं एक दूसरे से बातें शेयर करती हैं। ये दोनों जो होती हैं बचपन से एक दूसरे के साथ रही होती हैं। इसलिए अंजू की जो बुआ की लड़की होती है वो अपनी मामी मामा से बात करती है, उनसे भी कहती है कि अंजू को ज़रूर लेकर आना। और अगर अंजू शादी से 8 दिन या 6 दिन पहले नहीं आई तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा और मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। जब ये सारी बातें अंजू के माता पिता सुनते हैं तो अंजू के माता पिता जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि क्या करें। तभी अंजू के माता पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, तुम शादी से 6 दिन पहले चले जाना और हम सब लोग जो हैं शादी के वाले दिन आ जाएंगे और शादी वाले दिन ही अटेंड कर लेंगे शादी को। अंजू जो होती है शादी से 6 दिन पहले अपनी बुआ के यहाँ पर चली जाती है और शादी से 6 दिन पहले जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर वो बहुत खुश रहती है। यानी कि इसकी बुआ की लड़की जो होती है वो उसे कहती है कि तुम आ गई, तुम्हें देखकर तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितनी खुशी हुई है। अब शादी वाला दिन आ जाता है। जब शादी वाला दिन आ जाता है तो इधर अंजू के जो माता पिता होते हैं वे लोग भी आते हैं। और वे जब लोग आते हैं तभी अंजू की जो माँ होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारे पिता को तो घर पर जाना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, हम अगले दिन चलेंगे। यानी कि शादी जो होती है बड़ी ही धूमधाम से होती है। और जब शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है तो इधर अंजू के जो पिता होते हैं फिर रात में ही घर चले जाते हैं। हालांकि अंजू की जो बुआ होती है वो कहती भी है कि तुम कहाँ जाओगे भैया,
किसी को पड़ोसी के यहाँ पर छोड़ कर आ जाती है, फिर पड़ोसी को घर की जिम्मेदारी देकर आ जाते हैं, तुम अभी आए और अभी चल दिए। लेकिन जो उसका भाई होता है अंजू का, यानी कि अंजू का भाई लगेगा वो, तो अंजू का जो भाई होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे जाना है घर और मैं किसी के ऊपर अपना घर नहीं छोड़ कर आ सकता। अब इधर अंजू के जो पिता होते हैं वे चले जाते हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं शादी अटेंड करते हैं। शादी अटेंड करने के बाद सुबह के वक्त में इसके जो भाई होते हैं और माँ होते हैं वे भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर अंजू को कहते हैं कि बेटा तैयार हो जाओ, लेकिन इधर अंजू की जो बुआ होती है वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता था मेरी एक लड़की है और वो मेरी ब्याह थी, और अगर तुम अभी अंजू को ले जाओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा, और अंजू को अभी कुछ दिन यहीं रहने दो, और कुछ दिन रहने के बाद मैं इसे खुद तुम्हारे पास भेज दूँगी। जैसे अंजू के भाई और माँ ये सारी बातें सुनते हैं तो अंजू की माँ जो होती है वो कहती है कि दीदी तुम कैसी बातें कर रही हो, इसे जाने दो हमारे साथ, तो जवान लड़की है, उसे ऐसे छोड़ना अच्छा नहीं है। लेकिन अंजू की जो बुआ होती है वो ज़बरदस्ती करके अंजू को रोक लेती है और कहती है कि दीदी मैं खुद भेज दूँगी, अब आपको मेरे से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंजू की जो माँ होती है वो कहीं ना कहीं मान जाती है और अपनी बेटी से कहकर जाती है कि 2-4 दिन बाद खुद लौट कर आ जाना, और जल्द आ जाना घर, क्योंकि दूसरों के घर मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, और दूसरों के घर मेरा छोड़ने का मन भी नहीं करता है तुझे। हालांकि जब भी किसी की जवान बेटी होती है तो जवान बेटी को किसी के भी घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, चाहे मामा हो, बुआ हो, कोई भी हो आज की जनरेशन में। अब जैसे ही अंजू वहीं पर रुक जाती है, अंजू जो होती है अपनी बुआ के साथ रुक जाती है, और बुआ के साथ रुकने के बाद थोड़े थोड़े करके रिश्तेदार जो होते हैं वे जाते रहते हैं। अंजू की जो दोस्त बन जाती है वहाँ पर वे भी चली जाती हैं, लेकिन अंजू जो होती है वहीं पर रह जाती है। अब घर में रिश्तेदार जो होते हैं बहुत कम बचते हैं, यानी कि इक्का दुक्का रिश्तेदार बचते हैं। जब इक्का दुक्का रिश्तेदार बचते हैं तो इधर अंजू की जो बुआ होती है उसको और भी मन नहीं लगता है। अंजू जो होती है अपनी बुआ को समझाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। इधर जब तक अंजू की जो बहन मतलब बुआ की लड़की होती है वो मिलने जुलने के लिए भी आती है, जो मिलने जुलने आती है, तो अंजू की जो बुआ होती है वो कहीं ना कहीं बहुत खुश हो जाती थी। तो अंजू जो होते हैं उसे बहुत दुख होता है कि बुआ जी अकेली रह गई है, क्योंकि लड़कों के साथ माँ का ज़्यादा मन नहीं लगता है, माँ का सबसे ज़्यादा मन जो लगता है लड़कियों के साथ लगता है। अब इधर जैसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं, और जब 4-5 दिन गुजर जाते हैं तो घर में कोई भी रिश्तेदार नहीं बचता है, सिर्फ एक रिश्तेदार बचता है, यानी कि कोई बुज़ुर्ग महिला होती है जिसकी उम्र 50 साल होती है, और सब रिश्तेदार जो होते हैं जा चुके होते हैं। तभी एक दिन अंजू जो होती है उस बुज़ुर्ग महिला के पास सोई हुई थी। जब उस बुज़ुर्ग महिला के पास सोई हुई थी तभी वो बुज़ुर्ग महिला जो होती है उसका जो पेट होता है वो ख़राब हुआ होता है, यानी कि उसे दस्त लगे हुए होते हैं, तो वो बार बार बाथरूम में जा रही थी। जब वो बार बार बाथरूम में जा रही थी तभी बाहर से कोई कुंडी लगा देता है, और जब बाहर से कोई कुंडी लगा देता है तो वो अंजू के कमरे में जाता है और अंजू की भी कुंडी लगा लेता है कमरे की। जब अंजू के कमरे की भी कुंडी लगा लेता है तो अंजू के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, अंजू के साथ गलत काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अंजू के साथ गलत काम करने लगता है तभी अंजू जब उसका चेहरा देखते हैं तो अंजू को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, यानी कि अंजू के जो बुआ का बड़ा बेटा होता है वही उसके साथ गलत काम कर रहा था, वही उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अंजू जो होती है वो चीखने की कोशिश भी करती है, लेकिन अंजू जो होती है उसके कब्जे में आ जाती है, और जो अंजू की बुआ का बेटा होता है उसके साथ गलत काम करने लगता है। उसके साथ वो गलत काम करने के बाद कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो देख लेना, ये अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर हो सके तो मैं तुमसे शादी भी करूंगा अगर मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। तभी अंजू जो होती है वो कहती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम मेरे रिश्ते में लगने वाले भाई हो, तुमने रिश्ते को शर्मसार कर दिया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन अंजू की जो बुआ का लड़का होता है वो कहता है कि देख लेना, अगर तुमने बाहर जाकर कुछ भी बताया तो मैं उल्टा इल्ज़ाम तुम पर डाल दूंगा, और मेरी माँ मेरी बातों पर यकीन करेगी, तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। इधर जो बुजुर्ग महिला होती है वो मतलब कि देर देर तक वॉशरूम में बैठी रहती है, वो जल्दी से आती ही नहीं है, इसलिए ना वो चीखती है ना ही चिल्लाती है। इधर जब ये सारी बातें अंजू से कह रहा होता है तो अंजू जो होती है उठकर चलने लगती है। तो अंजू जो होती है जब उठकर चलने लगती है तभी अंजू की जो बुआ का लड़का होता है वो कहता है कि कहाँ जा रही हो, क्या किसी से बताने जा रही हो। तो अंजू जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहने जा रही हूँ। अंजू जैसे ही थोड़ी सी आगे चलती है उसकी नज़र जो होती है एक तेज़धार हथियार पर जाती है, और जब उसकी नज़र तेज़धार हथियार पर जाती है तभी वो अंजू से उठाती है। उठाने के बाद वो अपनी बुआ के लड़के पर ताबड़तोड़ करके हमला करने लगती है, और जब ताबड़तोड़ करके हमला करने लगती है और जब तक उसकी जान नहीं ले लेती तब तक वो पीछे नहीं हटती है, और जान लेने के बाद उसका हार्ट जो होता है वो भी काट लेती है। काट लेने के बाद अब सोचने लगती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, मुझे अपने घर पर जाने चाहिए। रात के लगभग 2 या ढाई बजे होंगे। वो दरवाज़ा खोलते, दरवाज़ा खोलने के बाद वो
मतलब कि अपने घर पैदल चलने लगती है। जब अपने घर पैदल चलने लगती है, पैदल चलते चलते सुनसान इलाके भी आ रहे थे, तभी एक जो पुलिस वाले होते हैं वे एक चौपाल यानी कि चौराहे पर खड़े हुए होते हैं। और जब पुलिस वाले चौराहे पर खड़े हुए होते हैं और एक अकेली लड़के को देखते हैं, तो लड़की जो होती है वो उसका जो शरीर होता है खून में बना हुआ होता है और उसका जो हाथ में कुछ चीज़ होती है, तो पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। रोक लेने के बाद उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे शरीर पर ये खून कैसे आया और तुम्हारे हाथ में क्या है। लड़की जो होती है वो कुछ नहीं बोलती है। अंजू जब कुछ नहीं बोलती है तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे बैठाते हैं। बैठाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन अंजू जब कुछ नहीं बोलती है तो पुलिस वाले जो होते हैं वे समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसे नज़दीकी थाने में ले जाते हैं और नज़दीकी में थाने में ले जाने के बाद पूछताछ करने लगते हैं। इधर अंजू की बुआ के यहाँ पर कोहराम मच जाता है, यानी कि वो महिला जो होती है जब अंदर होती है तो कुंडी खटखटा रही थी, वो बार बार आवाज़ लगा रही थी। तो बार बार आवाज़ लगाने पर जब वहाँ के सदस्यों की आँख खुलती है और आँख खुलने के बाद जब अंजू के जो कमरे का माहौल देखा जाता है तो अंजू की बुआ जो होती है वो सोचने लगती है कि आखिरकार अंजू ने ऐसा कैसे कर दिया। उसे अंजू पर गुस्सा आ रहा था और कह रही थी कि वो डायन मेरे बेटे को खा गई और उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। यानी कि इधर पुलिस वाले जो होते हैं उसे बैठाने के बाद पूछताछ करते हैं तो लड़की सारी बात बताती है। सारी बात बताने के बाद इधर जो पुलिस वाले होते हैं अंजू के माता पिता को बुलवाते हैं। माता पिता जो होते हैं कुछ ही देरी में थाने पर पहुँचते हैं। इधर पुलिस वाले जो होते हैं वे अंजू की बुआ के यहाँ पर जाते हैं और बुआ के यहाँ पर जाने के बाद अंजू की बुआ जो होती है वो कहने लगती है कि उस लड़की को लेकर आओ जिसने मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किया है और मैंने उसे अपनी बेटी माना था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया है। मुझे नहीं पता था कि अंजू इतनी डायन है कि मेरे बेटे को खा जाएगी, क्योंकि बेटा जो होता है मौके पर ही मर जाता है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुमने अपने बेटे की परवरिश कैसे की है। यानी कि जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। हालांकि उसने कानून जो है अपने हाथों में लिया है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि उसने बहुत सही कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा बेटे ने उसके साथ बहुत गलत काम किया था। उसके साथ इतना गलत किया कि वो सहन नहीं कर पाई और उसने तब कहीं जाकर तुम्हारे बेटे पर वार किया है। तुम्हारा बेटा जिसने उसके साथ ये सब कुछ करने के बाद कहा कि मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा। क्या कोई भाई बहन एक दूसरे से शादी करता है? तुम्हारा बेटा जो उसका भाई लगता था, आखिरकार एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जब ये सारी बातें अंजू की बुआ को बताई जाती है तो उनकी नज़रें जो होती है नीचे गिर जाती है, लेकिन अभी भी अंजू की बुआ जो होती है अंजू को कोसती रहती है। इधर अंजू के माता पिता जो होते हैं जब उन्हें सारी बातें पता चलती है तो अंजू की माँ जो होती है वो सोचने लगती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे किसी पर विश्वास नहीं है और मैंने अब आज तक अपनी जवान बेटी को किसी के यहाँ पर नहीं छोड़ा, लेकिन अंजू की बुआ ने जब मुझसे ज़बरदस्ती की तो मैंने इसलिए उसे छोड़ दिया था। लेकिन मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो जाएगा मुझे नहीं पता था। इधर पुलिस वाले जो होते हैं उसे कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद जज साहब के सामने जब सारी बातें रखी जाती है तो कहीं ना कहीं उसने सही भी किया था और कहीं ना कहीं कानून की नज़रों में गलत भी किया था। इसलिए कोर्ट जज साहब जो होते हैं उसे बहुत कम सज़ा देते हैं, यानी कि कुछ महीनों की सज़ा देते हैं, सालों की सज़ा नहीं देते हैं। वैसे तो उस पर धारा 302 लगनी थी, यानी कि मर्डर केस था, लेकिन जब उसने आप पीती बताई अपने आप पर जो उसकी जो मेडिकल सारी चीज़ें कराई गई तो उसकी सज़ा जो होती है बहुत कम हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती होती है? अंजू ने सही किया था या गलत किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन अंजू का जो भाई होता है उसने बहुत गलत किया था और रिश्ते में उसका भाई लगता था, लेकिन उसके साथ बहुत गलत काम किया। गलत काम करने के बाद वो उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपको दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।